बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 की मेमोरी का पार्ट 3 यानी कि लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आपके सिंध बोर्ड के कोर्स में शामिल है। तो पहले ये कि फॉरगेटिंग क्या है। तो फॉरगेटिंग की डेफिनेशन है द लॉस और चेंज इन इंफॉर्मेशन डेट वॉज प्रीवियसली स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी। या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉरगेटिंग रेफर्स टू इनएबिलिटी टू रिमेंबर समथिंग प्रीवियसली लर्नड। कि सभी को पता है कि फॉरगेटिंग यानी कि भूल जाना। तो भूल जाना क्या है कि आपको जो आपने इंफॉर्मेशन लर्न की थी और स्टोर की थी या रिटेन की थी, उसका लॉस हो जाना या थोड़ी बहुत उसमें तब्दीलियां आ जाना। ठीक है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में जहाँ पे भी स्टोर की गई थी, या हमने प्रीवियसली लर्न किया था, जो भी चीज़ें लर्न की थी उसको दोबारा रिमेंबर ना कर पाना। तो ये सब फॉरगेटिंग हो जाती है। यानी कि जो आपने आपके जो भी इवेंट था, कोई बात थी, कोई भी एक्सपीरियंस था आपका, कोई इन्फॉर्मेशन थी, आपने कोई किताब पढ़ी थी, कोई मूवी देखी थी, कोई ड्रामा देखा था, तो उसको जो आपने रिटेन कर लिया था मेमोरी में, उसको वक्त के साथ साथ भूल जाना या किसी भी वजह से भूल जाना। ठीक है, तो ये फॉरगेटिंग हो जाती है। अब फॉरगेटिंग जो है वो हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ को रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ को स्टोर करना, रिटेन करना ब्रेन में पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे लिए एडवांटेजियस है, क्योंकि लिटिल छोटी छोटी चीज़ों और अननेसेसरी चीज़ों को हम स्टोर करके रखेंगे तो फिर हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, फिर रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए जो है वो जब आपको यूज़फुल और न्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और इसको रिकॉल करना है, तो अननेसेसरी और यूज़लेस एक्सपीरियंसेस को फॉरगेट करना होता है। कि अल्लाह ताला ने ये प्रोसीजर रखा हुआ है कि हम जो हमारे लिए अननेसेसरी चीज़ें हैं, यूज़लेस चीज़ें हैं, यानी कि छोटी छोटी डिटेल्स ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, उसको हम यूजुअली फॉरगेट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंसेस वगैरह आहिस्ता आहिस्ता हम उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसको रिकॉल नहीं करते और हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, ताकि हम अपनी यूज़फुल चीज़ों को याद रख सकें। ठीक है, जो हमारे लिए आगे हमारे लिए काम आती हैं। मसलन ये कि जिस तरह अब एक हाउसवाइफ है, वो खाना पकाती हैं, तो उनको पता है कि ये किस तरह से उन्होंने दाल पकानी है, चावल पकाने हैं, क्योंकि वो बार बार करती हैं, उसको वो फॉरगेट नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपकी बार बार रिकॉल हो रहा है। ठीक है, और वो उनके लिए यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, लेकिन यूज़लेस चीज़ें जो हैं वो जो आपके लिए कोई भी आपकी उसमें हेल्पफुल नहीं थी, आगे आपके लिए नेसेसरी नहीं थी, आपकी नीड नहीं थी, तो उन चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता फॉरगेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि फॉरगेटिंग के कॉजेज़ क्या क्या हैं। फॉरगेटिंग क्या सबसे पहले का कॉज हो गया कि पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम वक्त जो है हमेशा इन्फ्लुएंस करता है फॉरगेटिंग, और आप जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, उसको हम यानी कि भूलना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि हम किसी चीज़ को भूलते हैं या याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं। दूसरा ये कि आप लैक ऑफ रिकॉल, अगर आप एक चीज़ को रिकॉल ही नहीं करते, यानी कि बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो आप उसको ज़्यादा भूल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा जल्दी भूलते हैं उस चीज़ को, ना कि ये कि जिस चीज़ को आप रिकॉल करते रहते हैं तो उसको फिर आपके मेमोरी में वो ज़्यादा देर रिटेन रहती है और उसकी फॉरगेटिंग नहीं होती है। अब जब हम जो है अगर न्यू ऑब्जेक्ट्स और प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करते हैं और पुराने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस की जो ट्रेसेस होते हैं, यानी कि जो हमारे हल्का हल्का मध्यम पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद रह जाती हैं, वो वीक होती जाती हैं। ठीक है, और अगर हम बिल्कुल ही उसको रिकॉल नहीं करेंगे कभी भी साल तक, तो फिर वो फेड हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, बिल्कुल ही बहुत ही फेंट हो जाएंगी, और जो है वो हम उसको भुला देंगे। अब जो है वो तीसरा कॉज क्या होता है, रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें यही कि जब न्यू मटेरियल हो जाता है, आप न्यू मटेरियल लर्न करते हैं, तो वो एक इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस करता है यानी कि पुरानी चीज़ों के ऊपर, तो इसको रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन कहते हैं। फिर उसके बाद चौथा कॉज होता है कोई ऑर्गेनिक
कॉज हो सकता है, यानी कि ब्रेन को कोई डैमेज हो गया, कोई इंजरी हो गई ब्रेन को, या वक्त के साथ साथ ओल्डर एज में जो है डैमेजेस शुरू हो जाते हैं सेल्स को, तो उससे डिमेंशिया हो जाता है, ठीक है, यानी कि मेमोरी लॉस हो जाती है। तो मुख्तलिफ कॉजें, इसी तरह अल्जाइमर डिजीज़ होती है, तो ये भी यानी कि मेमोरी लॉस कर देती है। तो ऑर्गेनिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, कुछ यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी इंसान बहुत सी चीज़ों को भूल जाता है, ठीक है, या ये कि कोई इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जिससे वो अपनी यादों को रिप्रेस करता है, कि रिप्रेशन होती है, यानी कि किसी चीज़ को वो याद करना ही नहीं चाहता, वो उसके कोई इवेंट है जो कि उसके बहुत ही बुरे किसी वाक़े से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है उसके साथ कि वो उस चीज़ को, उस बुरे इवेंट को याद करना ही नहीं चाहता और वो उसको रिप्रेस करके रखता है। तो ये भी एक जो है वो कॉज होता है फॉरगेटिंग का। कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है? तो न्यू लर्निंग अफेक्ट्स प्रीवियस लर्निंग, लर्निंग ऑफ न्यू मटेरियल क्रिएट्स एन इनहिबिशन ऑन द प्रीवियस रिटेंशन, ठीक है। तो जितना भी आप नई चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं वो अपनी जगह लेने की कोशिश करती है मेमोरी में, तो वो आपकी प्रीवियस या ओल्ड मेमोरीज़ को अफेक्ट करती हैं जिनको आपने रिकॉल नहीं किया होता, ठीक है। तो न्यू मटेरियल के ऊपर वो एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालती हैं जिसको कहते हैं कि रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ने प्रीवियसली रिटेन किया हुआ होता है उसके ऊपर वो न्यू मटेरियल जो है वो एक रुकावट डाल देता है, एक इनहिबिशन डाल देता है, एक उसको यानी कि फॉरगेटिंग के फेस में ले जाता है। तो ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन भी कहलाता है, रिट्रोएक्टिव बिहेवियर भी कराता है, ठीक है। यानी कि जो न्यू लर्निंग है वो एडवर्सली अफेक्ट करती है। जैसे आपकी ज़िंदगी में नए इवेंट्स आते रहते हैं, या आप नई किताबें पढ़ते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं और अगली क्लास में चले जाते हैं, तो जो 3-4 क्लास में आपने पढ़ा होता है और जिसको आपने रिकॉल आगे किताबों में नहीं किया होता जिस मैटर को, तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता भूलते जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि लोग ऐसा है कि टेबल्स तक भूल जाते हैं। जाहिर बात है कि अगर आपने मैथ्स नहीं ली, आप आगे जाके सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको शुरू में बच्चों को जो है वो 15 तक के, 18 तक के, 20 तक के टेबल्स याद करा दिए जाते हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन जब आप रिकॉल करेंगे, अभी आप कहें तो मैं आपको कहूँ कि 16 का टेबल सुनाते हैं तो आप नहीं सुना सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप भूलते जाते हैं। लेकिन एक कॉमन सा जैसे 2-3 का टेबल है वो याद रह जाता है, क्योंकि उसको बार बार आप ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हर जगह यूज़ हो रहा होता है। तो इसी तरह से आपने जो उर्दू की किताब आपने बचपन में पढ़ी होगी 2-3 क्लास में, उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो आपको इतना नहीं याद रही होगी, क्योंकि फिर वो आपने आगे वही टॉपिक्स दोबारा रिपीट नहीं किए थे। लेकिन जैसे इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं वो बार बार आप इंटर में पढ़ते हैं, मैट्रिक में पढ़ते हैं, आगे आप जब BS कर रहे हैं उसमें अगर आपने पढ़ी इंग्लिश ग्रामर या उर्दू ग्रामर की चीज़ें, तो जिसको जो बार बार रिकॉल हो रहा है वो आपको रिटेन रहेगा। अब 11-12 क्लास का कोर्स पढ़ रहे हैं तो सारी बातें कि आप 7-6 में जो आपने पढ़ा था वो टॉपिक्स अगर आपने नहीं लिए हैं आगे अपनी ज़िंदगी में, तो उन चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता भूलते जाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ के आर्ट्स में चला गया है और तो वो साइंस की चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा फॉरगेट करता रहता है, लेकिन अगर वो कुछ चीज़ों को रिकॉल करता रहता है या उसके आगे एक्सपीरियंसेस में आती रहती हैं तो वो उनको थोड़ा बहुत याद रखता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कितना इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट था तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं था, लॉस हो गया, रिकॉल नहीं किया, रिकग्नाइज नहीं किया किसी चीज़ को, तो आप उसको याद नहीं रखेंगे। आप इस उम्र तक आप कितने सारे इवेंट्स में गए होंगे, शादियों में, सालगिरहों में, हर इवेंट को, हर डिटेल याद रखना मुश्किल हो जाती है। आप रिकॉल करेंगे आपको नहीं याद रहेगा कि उस इवेंट में क्या हुआ था। हाँ, करीब तरीन जो इवेंट होगा आपने पिछले 6 महीने में जो अटेंड की होगी शादी या कोई सालगिरह, वो आपको याद रह जाएगी। बहुत ज़्यादा पुराने जो होंगे, आपने बचपन में कोई शादी अटेंड की थी, इतनी नहीं याद रहेगी, कोई एक आध चीज़ उसकी याद रह जाएगी जो आपके लिए ज़्यादा यानी कि इंटरेस्टिंग थी, आपके मेमोरी में इसको रिटेन किया, आपने बार बार रिकॉल किया अपने दोस्तों के साथ या अपने माँ बाप के साथ कि भाई शादी में ये चीज़ हुई थी, ये इवेंट हुआ था, तो इस तरह से आप उसको याद रखेंगे। लेकिन ये कि अब न्यू इन्फॉर्मेशन है, जाहिर बात है अपनी जगह लेनी होती है, तो वो एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालती है और उसको रोकती है, पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन को ख़त्म करने की कोशिश करती है। तो ये रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है। अब इसके लिए जो है वो एक एक्सपेरिमेंट बताया गया आपकी किताब में कि जो है वो लिस्ट ए और एक लिस्ट बी बनाई गई है। ये मीनिंगलेस सिलेबल्स यूज़ किए गए हैं उसके अंदर, ठीक है। लिस्ट ए में 10 मीनिंगलेस सिलेबल्स हैं
जो कि एक लिस्ट है जिसका पहले मेंबर्स में 10 मीनिंगलेस सिलेबल्स हैं, उनके सामने ही उसके साथ 10 कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंगलेस सिलेबल्स है, ठीक है, सेकंड मेंबर्स के तौर पे। यानी कि एक लिस्ट में 20 हैं सिलेबल्स और आमने सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप अगर फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको इन सिलेबल्स को, इस लिस्ट को याद करने के लिए कहा जाता है। तो इस सब तक याद हो जाता है कि जब उसको आप लिस्ट ए के मेंबर्स पूछें, पहला मेंबर पूछें, तो उसके सामने वाला वो पेयर वाला, उसका जो पेयर है सामने वाला मेंबर बता सके, ठीक है। जब इसके बाद ये हो जाता है तो उसको लिस्ट बी दे देते हैं जिसमें भी 10 मेंबर्स हैं और उसके पहले सेम फर्स्ट मेंबर्स जो है वो सेम टू लिस्ट ए है। सेकेंड मेंबर्स थे जो उसके साथ आमने सामने दिए गए थे, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो आप लिस्ट बी को भी आप उसको याद करवा देते हो, ठीक है, उसी तरह से। फिर उसके बाद जो है वो कुछ देर बाद आप उसको जो है लिस्ट ए पे दोबारा लेकर जाते हैं, उसको दिखाते नहीं है, उससे पूछना शुरू करते हैं। अब वो लिस्ट ए के जो आंसर्स थे, जो यानी कि उसके पेयर सामने दूसरी 10 वर्ड्स के सामने जो दूसरे वर्ड्स थे, तो उनमें से वो गड़बड़ करता है और बीच में बी लिस्ट के भी बताना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो है वो रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन हो गई, यानी कि जो आपने लिस्ट बी दे दी उसको, तो उसने लिस्ट ए की जो मेमोरी थी उसके ऊपर असर डाला, ठीक है। तो अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर के मेमोरी तो जैसी है आपकी मेमोरी, आप जैसे भी आपका जो इंटेलिजेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेमोरी आपकी है, आप कितना स्टोर करते हो, कितना रिटेन करते हो, कितना रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये कि जिसकी मेमोरी अच्छी भी नहीं है या जिसकी अच्छी है मज़ीद उसको कैसे बेहतर बना सकता है, या जिसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है वो कुछ है उसको बेहतर बना सकता है। इनके कौन से फैक्टर्स होते हैं या कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन से तरीके होते हैं जिससे आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो आपको मैंने बताया कि एक नेचुरल भी होता है, यानी कि जीन्स में होता है कि किसी की गुड मेमोरी है, किसी की बैड मेमोरी है, ठीक है। कोई जो है वो बिल्कुल इम्तिहानों के करीब पढ़ के भी अच्छे ग्रेड्स ले आता है, कोई पूरे साल पढ़ के भी अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जीन्स में क्या है, आपको कितना अच्छा रिटेन रहता है, कितना आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मेमोरी किस तरह अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, आपके अंदर विटामिन्स की कमी नहीं है, ठीक है, आप एक बिल्कुल सेहतमंद हैं, आप ज़हनी तौर पे भी सेहतमंद हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, या कोई यानी कि आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है ब्रेन की, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। तो अच्छी सेहत रखें, अच्छा खाएं पिएं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन अच्छे रखें, हेल्दी लाइफ जिएं, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी जो है वो मेमोरी को अच्छा बनाती है, ठीक है। जितना आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड फ्लो ब्रेन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन की वर्किंग अच्छी हो जाती है, जिससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले ये कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ होगी ज़ाहिर बात है, तो उसमें तो नहीं आप इतना चेंज कर सकते, अगर ब्रेन में कोई डैमेज है या कुछ है, या ये कि वक्त के साथ साथ अगर सेनाइल डिमेंशिया हो रहा है तो उसमें जो है वो आप चेंजेस इतनी नहीं ला सकते, लेकिन उससे भी कोशिश करके की जा सकती है कि अपनी मेमोरी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। फिर ये कि अच्छा रेस्ट होना, रेस्ट यानी कि अच्छी स्लीप करना, रेस्ट करना, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना, ये मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेमोरी रिटेन रहती है। ये देखा गया है कि जो लोग रात में कुछ पढ़ के सोते हैं, तो जैसे पूरी रात आप सो गए हैं तो वो चीज़ ज़्यादा रिटेन रहती है, क्योंकि उसके अंदर नई मेमोरीज आकर रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन नहीं की होती। तो रेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अटेंशन एक फैक्टर है, जिस मेथड है जिससे आप मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को बहुत अटेंटिवली सुना है, किसी लेक्चर को, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अटेंशन देकर पढ़ा है, किसी इवेंट को, किसी इन्फॉर्मेशन को बहुत अटेंशन दी है, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी लर्निंग होगी। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी जो भी आप लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप अच्छी तरह से पूरे अटेंटिव होकर पढ़ें। ये ना हो कि आपका ध्यान इधर उधर होता है तो उसकी फिर लर्निंग नहीं होती। इसीलिए बच्चे जो हैं वो जैसे
अकेले बैठ के पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा याद होता है। अगर बहुत सारे लोगों में शोर मचा हुआ, इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस हो रही हो, तो फिर इतनी ज़्यादा आपके जो है वो लर्निंग अच्छी नहीं होती, आप उसको रिमेंबर नहीं कर पाते। तो आपकी मेमोरी उसी वक्त अच्छी होगी जब आपने अटेंटिवली एक चीज़ को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। तो अटेंशन एक फैक्टर है जो कि मेमोरी को इम्प्रूव करता है। फिर इंटरेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपकी मेमोरी अच्छी नहीं होगी। जब भी आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, तो आप जो है वो आप उसको याद रखेंगे, उसको रिकॉल कर सकेंगे। कोई भी इंटरेस्टिंग इवेंट होगा तो उसको रिकॉल करना आसान होगा, ठीक है, उसको आप बार बार रिकॉल करेंगे, आपके जहन में आएगा, ना कि जिसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा। अब इसी तरह से किसी को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है तो वो अपने क्रिकेट की चीज़ों को बहुत याद rखता है कि फ़लाँ ने कब सेंचुरी स्कोर की थी, क्या किया था। लेकिन जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो क्रिकेट मैच को कैसे याद रखेगा, ठीक है। तो उससे अगर आप कोई क्रिकेट के मतलब सवाल पूछेंगे तो वो कोई जवाब नहीं दे सकता, जबकि जो क्रिकेट लवर होगा वो क्रिकेट के मतलब जवाब दे सकता है। अब इसी तरह से आपके सब्जेक्ट्स में होता है कि भाई जिसको मैथ्स पसंद होगा वो मैथ्स के क्वेश्चंस जल्दी समझ लेता है और मेमोरी में रिटेन कर लेता है, मैथ्स के फार्मूला भी रिटेन कर लेते हैं। अब जिसको मैथ्स नहीं पसंद वो आपको उसको इतनी जल्दी फार्मूला रिटेन नहीं होते हैं, ठीक है, उसको याद करना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मैथ्स पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो आपकी उसके मुतल्लिक जो आपकी मेमोरी है ब्रेन में वो इम्प्रूव होगी और अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अब रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आप बार बार किसी चीज़ को रिपीट करेंगे, ज़ाहिर बात है उसको आप याद रख सकेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाएगी मेमोरी। इसीलिए कहते हैं कि आप बार बार आप अपने सब्जेक्ट को याद करें, रिकॉल करें, लिखें, मुंह से बोल के पढ़ें, जिससे जो है वो बार बार आप ऑडियो विजुअल दोनों हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो देख कर पढ़ें, उसके मतलब कोई चीज़ बना लें, कोई आप अगर नेट पे निकाल दें, कोई वीडियो निकाल लें, कोई चीज़ निकाल लें अपने सबक के बारे में, तो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपको वो याद रह सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आप जब रिपीट करते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते हैं, बार बार रिकॉल करते हैं किसी भी मैटर को, किसी इवेंट को, ज़रूरी नहीं है कि आपका सबक हो, तो आपको जल्दी याद होता है, तो ज़्यादा अच्छा याद होता है, ठीक है। अब जैसे आपने कोई चीज़ याद की है तो उसके बाद अगर आपका इंटरवल छोटा है, शुरू में आपने पहले छोटे इंटरवल के बाद उसको रिपीट किया और फिर आप उसको लंबा इंटरवल देकर रिपीट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको याद होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बस अभी आपने पढ़ा और फिर उसको फ़ौरन रिपीट कर लिया तो वो तो सारी बात आपको याद रहेगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़े थोड़े अरसे बाद थोड़े पीरियड्स देकर, अपने वक्फे दे देकर उसको रिकॉल करते हैं तो फिर आप उसको जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह रिटेन कर सकेंगे, आपकी मेमोरी इम्प्रूव हो जाएगी। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है चंकिंग करना। तो चंकिंग क्या होती है? चंक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो आप अपने मटेरियल को जब याद करना चाहें तो उसके छोटे छोटे अगर टुकड़े बना लिए जाएं, चंक्स कर लिया जाए, तो वो ज़्यादा आसानी से याद रहते हैं। मसलन एक आपको मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि एक बड़ा नंबर है, उसको याद करना मुश्किल है। अब अगर यानी कि जिसमें फ़र्ज़ करें कि 13-14 नंबर्स पर मुश्तमिल एक नंबर है जो आपको याद नहीं हो रहा, तो आप उसको अगर ज़ाहिर बात है कि आपकी स्पैन इतनी नहीं है कि आप वो 13-14 नंबर्स जो हैं वो लाइन से याद कर सकें, ठीक है। तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना लें। मसलन ये कि 5 का एक टुकड़ा 5 नंबर्स का, फिर एक टुकड़ा 5 नंबर्स का, फिर एक टुकड़ा 5 नंबर्स, इस तरह करके ये 3 चंक्स हो जाएंगे आपके। तो वो 3 का स्पैन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको याद हो जाएगा। मसलन ये कि जैसे अब 1968 है, ठीक है, उसके बाद फिर 1472 है, ठीक है, फिर उसके बाद 1999 है। तो अगर आप इसको 4 टुकड़े बना लेंगे तो आप उसको ईयर्स की तरह भी याद कर सकते हैं ना, जैसे 1967 है, 1827 है, या जो भी आप नंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको फिर इस तरह से याद करना आसान हो जाएगा ना, या कि पूरा को याद करना। अब हमारे जब पुराना ज़माना होता था तो उसमें इस तरह मोबाइल्स में नंबर्स जो है सेव नहीं किए जाते थे, तो लोगों को ज़बानी याद होते थे। और याद करने का तरीका क्या होता था कि लंबे नंबर्स को लोग छोटे टुकड़े कर लेते थे, तो इस तरह से उसको याद हो जाता था। लोग इस तरह याद कर लेते थे 26-23, 25-7,
तो इस तरह से याद हो जाता था कि ये यूँ नहीं 2 6 2 3 जो है वो 2 5 7 याद करना मुश्किल हो जाता था। अगर आप चंक्स बना लेते हैं, उसके मीनिंगलेस चीज़ को मीनिंगफुल बना लेते हैं, यानी कि उसको ईयर्स के नाम दे देते हैं या फिर उसको कोई छोटे टुकड़े बना लेते हैं या इवन ऑड्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपके लिए आसानी हो जाती है। इसी तरह कोई बड़ा सा लफ्ज़ है, उसको भी कोई अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल एक इंग्लिश का कोई वर्ड है बहुत लंबा सा या एक पूरी लाइन है, उसको भी याद करना उससे मुश्किल हो जाता है। तो उसको भी आप मीनिंगफुल चंक्स बना सकते हैं उसके, या उसको बैकवर्ड याद कर सकते हैं, या उसको कोई भी ऐसी अरेंजमेंट दे सकते हैं कि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, इसी तरह से आप जब अपना सबक याद कर रहे होते हैं तो अगर आप हेडिंग्स डालते हैं उसमें, लेकिन हेडिंग्स भी एक हद तक, अगर बहुत ज़्यादा हेडिंग्स डाल देंगे, बहुत छोटे छोटे उसमें इंफॉर्मेशन होगी, तो भी आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि एक मॉडरेट नंबर की हेडिंग्स होनी चाहिए और उसमें इतना मटेरियल होना चाहिए जो आपको याद हो। बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके याद करना मुश्किल हो जाता है कि उसको एज अ होल आप एक क्वेश्चन करने बैठें तो एक क्वेश्चन को पूरा एज अ होल याद करें। ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा करके उठ गए चले गए इधर उधर, तो फिर वो आपको रिटेन नहीं रहता है। एज अ होल याद करें, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स हों, पॉइंट्स हों, आपके नंबर्स दिए गए हों, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाता है। या उसमें आपने ग्राफ्स बनाए हुए हों, टेबल्स बनाए हुए हों, तो वो चीज़ ज़्यादा याद होती है। उसको आपने किसी किस्म का एल्गोरिथम बनाया हुआ हो, ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखा हुआ हो, लेक्चर को पॉइंट्स में नोट किया हुआ हो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। तो इस तरह ये आपका यानी कि मीनिंगफुल मटेरियल है कि आप उसको कोई मीनिंग दे रहे हैं, ना कि मीनिंगलेस जो है वो आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप अगर मैनेजमेंट अच्छी करेंगे अपनी चीज़ों की जो आपको लर्न करनी है, कि क्या चीज़ मैंने लर्न करनी है, कब लर्न करनी है, कितनी लर्न करनी है, तो ये मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि तो अगर आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने जो लर्निंग का प्रोग्राम है उसको पूरी तरह प्लान करें कि मैंने इतना इस दिन याद करना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक टॉपिक याद करना है, फिर उसके ऊपर डटे रहें कि इतना ही करना है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है। ये कि क्या क्या मेथड्स हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के, इसमें अटेंशन, इंटरेस्ट, रेपिटेशन, चंकिंग, यूज़ ऑफ मीनिंगफुल मटेरियल, गुड मैनेजमेंट, गुड हेल्थ और रेस्ट। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, यानी कि इमेजिंग करना, दिमाग में इमेज बना लेना किसी चीज़ के बारे में, तो उससे भी लफ्ज़ों को याद करते हुए, खासकर फॉरेन लैंग्वेज को याद करते हुए, तो इसको इमेजिंग एंड एनकोडिंग कहते हैं। तो ये भी चीज़ होती है, ये भी मेमोरी को इम्प्रूव करती है।